हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वाध्ययन। आपके पास अब यहाँ पर नया चैप्टर वेक्टर एनालिसिस और रिलेटिव वेलोसिटी के बाद प्रोजेक्टाइल मोशन आ गया। और प्रोजेक्टाइल मोशन आपके कंपटीशन में 3 क्वेश्चन देगा, चाहे वो आईआईटी हो, नीट हो या बोर्ड हो। तो बोर्ड में तो आपको यहाँ पर स्कूल में ही एग्जामिनेशन देना होता है क्लास 11 में, लेकिन जब आप आईआईटी और नीट का एग्जामिनेशन देते हो तो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन बहुत ही परेशान करते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको करना क्या होता है और किसको आप प्रोजेक्टाइल बोलोगे, सबसे पहली बात तो ये आता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन होने के लिए सबसे पहले प्रोजेक्टाइल के लिए अगर आप कंडीशन निकाल रहे हो तो प्रोजेक्टाइल का कंडीशन ये है कि आप किसी बॉडी को आप वर्टिकली ऊपर नहीं फेंकोगे, ऐसे वर्टिकली ऊपर नहीं फेंकना है। हमारे पास जो भी कोई भी बॉडी आप फेंकोगे वो किसी इनिशियल वेलोसिटी से अदर देन वर्टिकल मोशन आपको फेंकना होगा। तो सपोज करो कि आप बॉल को ऐसे ना फेंक के ऐसे फेंक रहे हो, जेवलिन फेंकते हो, ठीक है। तो जेवलिन जब आप फेंकते हो तो आप ऐसे फेंकते हो, किसी एंगल पर आप उसको वर्टिकली नहीं फेंकते हो, उसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी होता ही है। और जब आप फेंक देते हो तो वो अपने आप से गिरता है, ठीक है। आप कोई एक्सटर्नल इंजन या फ्यूल नहीं अप्लाई करते हो उसको वहां पर गिराने के लिए, या कोई बॉम्ब गिरता है या बुलेट आप बंदूक से फायर करते हो तो वो भी प्रोजेक्टाइल ही फॉलो करता है। बात में आ रही है? या आप घर की खिड़की से कोई चीज़ ऊपर से नीचे कोई फेंकते हो तो वो भी प्रोजेक्टाइल ही कहा जाएगा। या आप ऐसे कह लो कि टंकी में पानी है, उसमें छेद हो गया तो जो पानी गिर रहा है तो पानी का फ्लो भी कैसे आता है, प्रोजेक्टाइल। दैट इज ऑल्सो नोन एज प्रोजेक्टाइल। तो इसको हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का ही एग्जाम्पल कंसिडर कहते हैं। अब प्रोजेक्टाइल मोशन का डेफिनेशन अगर आपको लिखना हो तो आप कह सकते हो कि प्रोजेक्टाइल इज अ बॉडी, क्या कहोगे, क्या कहोगे? प्रोजेक्टाइल is a body which is moving in the space other than vertical motion with some initial velocity under the gravity, ठीक है। उसी को आप बोलते हो प्रोजेक्टाइल मोशन। अब अगर आप एग्जाम्पल के बारे में बात करते हो तो बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, जैसे मोशन ऑफ क्रिकेट बॉल, सेकंड मोशन ऑफ अ बुलेट, motion of javelin thrown by athlete, फिर flow of water from the small hole in the tank। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे प्रोजेक्टाइल के लिए। बात समझ आ रही है? आप इतना नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूँ। तो अभी तक आप प्रोजेक्टाइल क्या है वो आप समझे। अब जब भी हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे तो हम लोगों को कुछ एजम्पशंस में ध्यान रखना पड़ेगा, किसी चीज़ों को अज्यूम करके पहले से रखना पड़ेगा। तो लिखेंगे assumptions during the projectile motion। प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए कौन कौन से एजम्पशंस आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। इसमें सबसे पहला एजम्पशंस ये है कि
जब भी कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी तो हम लोगों को एयर से जो फ्रिक्शन होगा उसको नेग्लिजिबल कंसिडर करना पड़ेगा। तो द फ्रिक्शन फ्रॉम द एयर is negligible during projectile motion। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी। दूसरी क्या बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि अर्थ के रोटेशन से जो भी इफेक्ट उस बॉडी पर पड़ेगा उसको भी हम लोगों को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो क्या कंसिडर करना पड़ेगा? इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ शुड बी नेग्लेक्टेड। तो हम लोगों को इसको भी नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। फिर थर्ड एजम्पशन क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन के वक्त एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट रखना पड़ेगा। उसके मैग्नीट्यूड्स और डायरेक्शन हर पॉइंट पर कांस्टेंट होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। तो लिखना पड़ेगा कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is constant both magnitude and direction is same at all the points। तो ये तो assumptions होंगे हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है। तो आप assumptions को नोट कीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। हाँ बच्चों, तो अब ये तो आपके पास assumptions हो गए। अब इसके बाद हम लोग को ये जानना है कि क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो हम लोग को पढ़ना है प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो अब आपके पास हो जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन का इंडिपेंडेंस देखना होगा। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। अब क्या है, इसको आपको मैं एक डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं। सबसे पहले आप एक कोऑर्डिनेट कंसिडर कीजिए एक्स वाई, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा आपके पास वाई एक्सिस। अब सपोज करते कि हमारे पास कोई प्रोजेक्टाइल का मोशन हुआ और वो इस तरह से मोशन किया। ये रहा इसका ओरिजिन, जहाँ से ये शुरू हुआ और ये यहाँ से यहाँ पहुँचा। इनिशियली इसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी रही होगी, उसको हमने u कंसिडर कर लिया। इधर की तरफ अगर आप देखोगे तो ये एंगल आप इसको थीटा कंसिडर कर लो। तो इधर की तरफ जो वेलोसिटी होगी आप उसको ux कंसिडर कर सकते हो, और इधर की तरफ जो वेलोसिटी होगी आप उसको uy कंसिडर कर सकते हो, uy।
ux का जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा u cos थीटा, और इधर जो होगा वो हो जाएगा u sin थीटा। ठीक है। अब आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि जब आप हॉरिजॉन्टली की बात करोगे तो हॉरिजॉन्टल तो कोई मोशन फोर्स लगा नहीं था। जब हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स नहीं लगा था तो पहली बात, देयर इज नो फोर्स एक्टिंग horizontally, that is force along x axis is 0। तो आपके पास fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, m इंटू एक्सेलरेशन along x एक्सिस। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो, अब ये fx तो 0 हो गया, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा m इंटू ax। किसी बॉडी का मास तो कभी 0 नहीं होता है, तो इसका मतलब ax ही 0 होगा। तो आप लिख लो कि मास नेवर बी 0। ठीक है। ax का 0 होने का मतलब कि dux अपॉन dt इज इक्वल टू 0, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। यहाँ पर किसी भी चीज़ का डिफरेंशिएशन करने पर 0 तब आता है जब वो वैल्यू कांस्टेंट हो। इसका मतलब यहाँ पर ux क्या है, कांस्टेंट। तो एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन के वक्त जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, वहां पर वेलोसिटी जो है कांस्टेंट होनी चाहिए। दूसरी बात, जब बॉडी ऊपर की तरफ मोशन कर रही है तो सिर्फ वहां पर बॉडी के ऊपर, यहां से रिलीज होने के बाद बॉडी के ऊपर सिर्फ ग्रेविटी ही काम कर रही है mg, और वो जो ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इसका मतलब कि एक्सेलरेशन हर पॉइंट पर अगर कांस्टेंट है तो यहां पर आप कह सकते हो कि इन द वर्टिकल डायरेक्शन ओनली gravity acting on the body, it means gravity acting on the body which is directed downward, जो कि नीचे की तरफ है। इट मीन्स दैट, इससे क्या मतलब निकलता है, इट मीन्स दैट कि एक्सेलरेशन एट एवरी पॉइंट इज कांस्टेंट। ठीक है। यहां पर हॉरिजॉन्टल मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ोगे तो दो चीजें आएंगी। पहली चीज क्या आएगी कि वर्टिकल मोशन इन कांस्टेंट वेलोसिटी, वर्टिकल मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, और दूसरा वर्टिकल मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और जब आप हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे, इधर की बात करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल मोशन विथ, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। देखो यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। और ये जो दोनों वैल्यूज आपने लिखा है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो आप लिख सकते हो दीज टू मोशंस आर इंडिपेंडेंट। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। सो इट इज कॉल्ड
प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए थी। तो इसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो आप इतना नोट कीजिए, फिर मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर मिलूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको जो भी अपडेट्स चैप्टर की मिलती रहें, जो भी न्यूमेरिकल्स आपको दिए जाएं वो आपको प्रॉपर टाइम पर मिल जाए। चलो, बेस्ट ऑफ लक।